बच्चों हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 9 का राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। अर्थात हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश भारत को एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद किस तरह से आज़ादी प्राप्त होती है। भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे जो राजनीतिक संगठन थे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं का योगदान रहा। तो आज हम उन सभी को एक कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे कि 1870 से 1947 के मध्य में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसने भारत को लंबे विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे इस अध्याय को इसके फर्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रवाद के उदय का, कि किस तरह से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जन्मती है और वो संगठित होकर के औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हैं। हालांकि एक बार और संगठित होकर के भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था, हमने देखा था 1857 की क्रांति में, लेकिन वो एक क्रांति थी, वो इतना व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से नहीं थी। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि लंबे समय तक चला, कर्मिक और व्यवस्थित तरीके से चला, और इस आंदोलन की परिणति होती है हमारी आज़ादी के रूप में। तो बच्चों सबसे पहले हम राष्ट्रवाद शब्द को समझते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर क्या होता है। राष्ट्रवाद एक भावना है, एक ऐसी भावना जिसमें राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी लोग, सभी नागरिक अपने जो छोटे छोटे भेद हैं, भाषा को लेकर के, जाति को लेकर, रहन सहन को लेकर, उन सब भेदभावों से ऊपर उठकर, उन सब भेदभावों को भुलाकर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना रखते हैं, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। हमारे जो सैनिक हैं जो कि सीमा पे डटे रहते हैं दिन रात, उनको ये राष्ट्रवाद की भावना है जो कि हमेशा सक्रिय रखती है। तो हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हमने हमारे पूर्व के 8 अध्यायों में यही देखा कि किस तरह से एक विदेशी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, व्यापार के उद्देश्य से आती है, धीरे धीरे अपने यहाँ साम्राज्य की स्थापना करती है, विभिन्न नीतियों के माध्यम से, विभिन्न शासन संबंधी नियमों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया जाता है। उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से किसान, जमींदार, जागीरदार, आदिवासी वर्ग, महिला वर्ग, सभी पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और जनता औपनिवेशिक शासन से तंग आ चुकी होती है। अब लोगों के मन में ये विचार आता है कि अंग्रेज हैं, ये जो विदेशी कौम है, ये हमारे भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए है। तो उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर भारत है किसका। बार बार ये विचार उठता है कि भारत है किसका, भारत के संसाधनों पर तो भारतीयों का हक होना चाहिए, भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, भारत के जो निवासी हैं, उनका अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो विदेशी कौम ने अधिकार जमा रखा है। तो लोग अब क्लियर हो जाता है, यहाँ के नागरिकों के मन में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जब तक विदेशी कौम यहाँ से नहीं जाएगी, जब तक अंग्रेज भारत से नहीं जाएंगे, तब तक भारत भारतीयों का नहीं होगा, अर्थात भारत के संसाधनों पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं होगा। अब लोगों को क्लियर हो जाता है कि भारत पर भारतीयों का नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है। हम देखते हैं कि 1850 के बाद, चूंकि हम 1870 से ले रहे हैं हमारा टाइम पीरियड इस अध्याय को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, राजनीतिक संगठन स्थापित हुए, वो इसी टाइम पीरियड में स्थापित हुए। तो 1850 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई और राजनीतिक संगठनों ने लोगों को सामाजिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से चेतना जागृत करने का कार्य किया कि उठो भारतीयों, एकजुट हो, आपके ऊपर जो विदेशी सत्ता शासन कर रही है उसके खिलाफ इन राजनीतिक संगठनों ने जागरूक करने का कार्य किया। तो 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा होता चला गया लोगों के मन में, और इस दौरान अनेक संगठन बने, कई संगठन बने, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, जो कि महादेव गोविंद रानडे का जिसमें बहुत अच्छा प्रयास था। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि महत्वपूर्ण संगठन 1870 से के दशक में 1880 के दशक में बनाए गए। हालांकि ये संगठन किसी एक क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे थे, लेकिन इन संगठनों ने ये दिखाने का कार्य किया कि हमारा उद्देश्य है भारतीयों को संप्रभुता का अधिकार दिलाना, कि लोग संप्रभु हों, लोग अपने मामले में खुद फैसला ले सके, ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये आया है कि ये संप्रभु किसे कहा जाता है। जब बच्चों मैं वर्तमान का उदाहरण देती हूँ, भारत एक देश है, भारत एक संप्रभु देश है ना। भारत अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में, दोनों मामलों में स्वतंत्र है। हम क्या हमारी सरकार के नियम कानून कायदों का उल्लंघन करते हैं? क्या नहीं करते ना। इसी तरह से क्या कोई विदेशी
या कोई भी देश भारत के ऊपर कोई निर्णय थोप सकता है क्या? नहीं थोप सकता, क्योंकि भारत पूरी तरह से बाहरी मामलों में स्वतंत्र है वर्तमान समय में, है ना, 1947 के बाद से। लेकिन पहले स्थिति इसके विपरीत थी, क्योंकि हमने देखा कि 1857 की क्रांति होने के बाद 1858 का जो एक्ट आया उसमें क्या किया गया, ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया भारतीयों के ऊपर, यानी भारतीय स्वतंत्र नहीं थे, उनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण था। तो यह मांग उठने लग गई कि भारतीयों के अंदर क्षमता है अपने निर्णय खुद लेने की, इसलिए भारतीयों को स्वतंत्र किया जाए, उनको संप्रभुता दी जाए, उनको अपने मामलों में निर्णय लेने की आजादी प्रदान की जाए। तो ये जो जितने भी संगठन स्थापित हुए, ये संगठन इसी धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए, अर्थात लोग संप्रभु होने चाहिए। क्योंकि किसी भी देश को राष्ट्र या राज्य की मान्यता तभी दी जाती है जब उसके अंदर 4 तत्व होते हैं। बड़ी कक्षाओं में आप देखोगे, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है। तो जब तक संप्रभुता नहीं होगी आप किसी को राज्य राष्ट्र कह ही नहीं सकते हो, ठीक है, राज्य कह ही नहीं सकते हो। तो हमने देखा कि विभिन्न संस्थाएं स्थापित हुई और इन संस्थाओं ने, जैसे कि आप पूना सार्वजनिक सभा देख सकते हो, सार्वजनिक शब्द डाला गया है, यानी सभी के उद्देश्य को साथ में, सभी जो नागरिकों के उद्देश्य, कल्याण के उद्देश्य को साथ में लेकर यह संस्था चल रही थी। तो विभिन्न संस्थाएं स्थापित हुई, इन संस्थाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया और लोगों में दिनों दिन ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जनता ब्रिटिश शासन के प्रति उनका जो असंतोष था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो 1870 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं कि जो जनता बहुत ज़्यादा असंतोष उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि पहले तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से उनकी वन नीति थी, लगान संबंधी नीति थी, तो इनके कारण जनता परेशान थी। लेकिन अब कुछ और नए एक्ट ऐसे आ गए, जैसे कि हम देखते हैं कि 1878 में, उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन का शासन था। बता चुकी हूँ मैं 1858 के एक्ट से, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से जो गवर्नर जनरल का पद नाम था उसको बदल करके वायसराय कर दिया गया था। तो जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उनके कॉल में एक आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट मानी अधिनियम कानून, तो वो पारित हुआ 1878 में। और इस आर्म्स एक्ट में ये प्रावधान किया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है, कोई भी भारतीय अपने पास शस्त्र या हथियार नहीं रख सकता है। उनके पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता, हथियार अगर उसके पास मिल जाता, तो उसके खिलाफ राजद्रोहात्मक कार्रवाई की जाती थी। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि आपने यूरोपियन लोगों को तो शस्त्र रखने का अधिकार दे रखा है, हथियार रखने का अधिकार दे रखा है, और भारतीयों से आपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। तो क्या संदेश जा रहा है इससे जनता को? इससे जनता को यह संदेश जा रहा है कि जो ये ब्रिटिश सरकार है ये भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उनको अपना समकक्ष नहीं मानती, उनको अपने बराबर नहीं मानती। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1878 में ही एक और एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही पारित हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, सबको है ना अपने विचार रखने की आज़ादी, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा 1878 में सरकार ने लोगों के बोलने, विचार अभिव्यक्त करने के अधिकार पर रोक लगा दी। कैसे? उस समय जो भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, तो वो समाचार पत्र चूंकि शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग थे उनके द्वारा चलाए जाते थे, है ना। आगे हम देखेंगे कि तिलक के द्वारा भी केसरी और मराठा नामक दो पत्र निकाले गए थे, और केसरी में वो अंग्रेज सरकार की जो दमनात्मक नीति थी उसके खिलाफ खुलकर लिखते थे। तो इनसे जनता जागरूक होती थी कि देखो ब्रिटिश सरकार कैसे अत्याचार कर रही है। अखबार में स्पष्ट लेख छपते थे ब्रिटिश सरकार की जो गलत नीतियां थी, गलत कानून थे, उनके विरोध में। अब ब्रिटिश सरकार को डर पैदा हो गया कि अगर जनता हमारे खिलाफ जागरूक हो गई इन समाचार पत्रों को पढ़ करके, इन पत्रिकाओं को पढ़ करके, तो हमारा भारत में टिककर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो एक्ट लाए जिसको नाम दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में, किसी भी समाचार पत्र में यदि सरकार के खिलाफ कुछ लिखा मिल जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी प्रिंटिंग प्रेस तक भी जब्त कर ली जाएगी। तो सीधा साधा क्या किया जा रहा है? भारतीयों को दबाया जा रहा है। तो इससे जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इल्बर्ट बिल 1883 में आया, ठीक है। उस वक्त वायसराय लॉर्ड रिपन का शासन था, और जो ये यहाँ पे है इल्बर्ट, तो इल्बर्ट जो वायसराय थे, इनके परिषद में विधि सदस्य थे इल्बर्ट जी। तो इन्होंने एक बिल लाया और इस बिल के माध्यम से भारतीय न्यायाधीश और जो यूरोपियन न्यायाधीश थे इनके मध्य समानता स्थापित करने का कार्य करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया, कि जिस तरह से
यूरोपियन न्यायाधीश हैं वो भारतीयों के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, उसी तरह से भारतीय न्यायाधीशों को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी यूरोपियन व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लाया जाता है तो उसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक समानता स्थापित करने का प्रयास था और इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति जो न्यायाधीश के पद पर बैठा है या न्यायाधीश के पद तक पहुंचा है तो अपनी योग्यता की वजह से पहुंचा है। वहां पर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये भारतीय है या यूरोपीय है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बिल के द्वारा चूंकि भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा या मामले की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया, तो इसका विरोध किया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया कि आप कैसे करके एक भारतीय को ब्रिटिश के समतुल्य ला सकते हो, अंग्रेजों के समतुल्य ला सकते हो। और हम देखते हैं कि फिर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि ये एल्बर्ट बिल था, ये बीच में ही वापस लेना पड़ा। तो इन सब चीजों से जनता को स्पष्ट संदेश गया कि अंग्रेज सरकार तो कभी भी हमारे लिए अच्छा शासन नहीं लागू कर सकती, हमारे हित में कार्य नहीं कर सकती, वो हमेशा निम्न दर्जे का हमें मानेगी और दोयम व्यवहार करेगी। अब देखते हैं कि जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था और एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जहां पर एक मंच मिले जनता को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। तो ऐसा ही एक संगठन स्थापित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बच्चों, हम महात्मा गांधी का जब आगमन होता है, महात्मा गांधी जी का 1915 में भारत में आगमन होता है, तो उससे पूर्व की घटनाओं को आज के वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने भारत को आज़ादी प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि अब लोगों को एक मंच मिल जाता है जहां से वो अपनी बात रख सकते हैं, अंग्रेज सरकार को अपनी मांगे गिना सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ की गई 28 दिसंबर 1885 में, और यह बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। बुक में इतना नहीं बता रखा है, लेकिन चूंकि आगे भी आपके काम आएंगे, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इतना आपको पता होना चाहिए कि बंबई में इसकी स्थापना हुई। गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ पर, और 72 प्रतिनिधि थे देश भर के, उनके साथ 1885 में यह स्थापित किया गया। संगठन के प्रारंभिक नेता, बहुत सारे नेता थे जो कि संगठन के संस्थापक थे, संगठन के साथ प्रारंभ से जुड़े गए थे, जिसमें हम महत्वपूर्ण नाम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत की जनता को चेतना दिलाई थी, भारतीय जनता को बताया था कि किस तरह से भारत में गरीबी फैली हुई है। भारत में जो गरीबी फैली हुई है वो भारत के आंतरिक कारणों के कारण नहीं है, बल्कि विदेशी शासन के कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी अंग्रेज शासन कर रहे हैं वो अंग्रेज यहाँ से अपनी नौकरी के बदले जो वेतन प्राप्त करते हैं और व्यवसाय में जो लाभ प्राप्त करते हैं, वो उस वेतन को, उस लाभ को भारत में खर्च करने की बजाय अपने देश ब्रिटेन में भेजते हैं। तो भारत का पैसा भारत में न रह करके विदेश में चला जाता है, इसलिए भारत में गरीबी बनी हुई है। तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि भारत के महत्वपूर्ण नेता कहलाते हैं। इन्होंने राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन भी दिया था, और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अपनी बुक में भी दे रखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने भारतीयों को स्पष्ट रूप से बताया, जागृत किया कि किस तरह से अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर आदि ये महत्वपूर्ण प्रारंभिक नेता थे कांग्रेस के, जो कि अधिकतर बंबई और कलकत्ता जैसी जगह से संबंध रखते थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने भी कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर से आएगा कि किस एक अंग्रेज अधिकारी कैसे कर भारतीयों की सहायता कर सकता है। तो इसके बारे में दो विचार हैं। एक विचार ये कहा जाता है, एक धड़ा ये कहता है कि जो ये अंग्रेज थे इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना में मदद की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा से हो, इसलिए उन्होंने एक संगठन दिया, एक मंच दिया, जिससे लोगों के मन की जो भावना है, जो आक्रोश है, वो वहीं निकलता रहे और ब्रिटिश शासन को पता चलता रहे। ठीक है, तो और इस तरह का जो मत दिया जाता है। और दूसरा मत तो यही है कि भाई इन्होंने सहायता की कांग्रेस की स्थापना करने में।
आगे हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया गया है कि ये एक व्यवसायी व प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश संसद थी, वहाँ की जो कानून बनाने वाली संस्था थी, उसके सदस्य भी रहे थे। ये देखिए, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, की भारत में जो गरीबी है वो अंग्रेजों के जो अन्यायपूर्ण शासन के कारण है, तो उसको स्पष्ट किया। ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की और उन्होंने भारत में जो युवा राष्ट्रवादी थे उनका भी मार्गदर्शन किया। तो आपको याद रखना है कि जो ये प्रारंभिक नेता थे ये कौन कौन थे, क्योंकि आगे हम जब मध्यम मार्गी यानी नरम दल और गरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल के यानी मध्यम मार्गी नेता कौन कौन थे और गरम दल के, ठीक है, आमूल परिवर्तनवादी नेता कौन थे। उसके बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरह से कांग्रेस में दो विचारधारा वाले लोग आते हैं और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल में और गरम दल में। हमारी कक्षा में भी तो ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे के, कुछ बच्चों के विचार अलग होते हैं और कुछ बच्चों के विचार अलग होते हैं, ठीक उसी तरह से कांग्रेस में होता है। अपनी स्थापना के 20 सालों तक तो कांग्रेस के जो विचार रहते हैं वो मध्यम मार्गी रहते हैं। उसके बाद कांग्रेस में एक उग्रवादी धड़ा आ जाता है, उग्रवादी विचारों के लोग आ जाते हैं, आमूल परिवर्तनवादी आते हैं। उसके बाद उनमें थोड़ा मतभेद होता है और कांग्रेस दो भागों में विभक्त होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन एक बार आपको नाम याद होने चाहिए, ये प्रारंभिक नेता कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमारे टॉपिक दिया गया है उभरता हुआ राष्ट्र। इसमें यही बताया गया है कि कांग्रेस ने किस तरह से लोगों को जागरूक बनाने में योगदान दिया, किस तरह से विभिन्न वर्गों की मांग को अपने अधिवेशनों के माध्यम से, उसके जो वार्षिक सम्मेलन होते थे उन सम्मेलनों के माध्यम से उन लोगों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। तो स्थापना के पश्चात शुरुआत के 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य को लेकर के, अपने तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मैंने अभी बताया मध्यम मार्गी, मध्यम मार्गी मतलब कि ये जनता को ये तो कहते थे कि हाँ, अंग्रेज सरकार ने ये कार्य गलत किया, अंग्रेज सरकार के गलत कानूनों का, गलत नियमों का विरोध करते थे, समाचार पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करते थे, जनता को जो अंग्रेज सरकार के गलत कार्य थे उनके बारे में बताते थे। लेकिन साथ ही में अंग्रेज सरकार का स्पष्ट विरोध नहीं करते थे, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाते थे, क्योंकि उनका ये जो मध्यम मार्गी थे, प्रारंभिक नेता थे, उनका अंग्रेज जाति की न्यायप्रियता में विश्वास था, उनकी उदारवादिता में विश्वास था। इनका ये मानना था कि अंग्रेज जाति न्यायप्रिय है, वो अन्याय कर ही नहीं सकती। अगर हम उनको भारतीयों की समस्याओं के बारे में ढंग से बताएंगे तो वो भारतीयों की समस्या को हल करेंगे, और इसके लिए वो याचना, प्रार्थना पत्र, अनुनय विनय आदि तरीके अपनाते थे। यानी प्रार्थना पत्र लिख करके अंग्रेज सरकार तक अपनी बात रखते थे कि किसानों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, आप लगान कम करो, अकाल पड़ गया है, नमक कर को समाप्त करो। अनुनय विनय करते थे, रिक्वेस्ट करते थे विनम्रता के साथ, ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना था कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के हित में है और न्यायप्रिय जाति है, और न्यायप्रिय जाति होने के नाते हमारी समस्याओं को दूर करेंगी, है ना। तो इसलिए इनको मध्यम मार्गी कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार की नीति की आलोचना भी कर रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में समाधान भी अंग्रेज सरकार से ही चाह रहे हैं, उसको खत्म, पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाह रहे। तो देखो इनके संघर्ष का जो तरीका है, इन नेताओं का विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे और उन्हें दूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रार्थना, अपील, याचिका के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों से मनवाने में यकीन किया। आपके क्वेश्चन भी है कि जो ये मध्यम मार्गी हैं इनके कौन कौन से तरीके थे, कौन कौन से साधन थे, तो ये याद रखना है। इन्होंने प्रार्थना के माध्यम से, अपील के माध्यम से और याचिका के माध्यम से, ठीक है, रिक्वेस्ट वाले, विनम्रता वाले जो साधन थे वो इन्होंने अपनाए। हालांकि उन्होंने अखबार, लेखों और भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की और जनता का ध्यान इस ओर दिलाया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के कारण भारतीयों की आर्थिक तबाही हो रही है, उनको निर्धनता झेलनी पड़ रही है। अगर हम देखें उदारवादी, इनको मध्यम मार्गियों को उदारवादी भी कहा जाता है क्योंकि इनके तरीके उदार थे। तो उदारवादी युगों की अगर हम मांग देखें तो उन्होंने कुछ मांगे उठाई। क्या मांगे उठाई? क्योंकि सबसे पहले
ये था कि उस समय जो प्रशासन चल रहा था, शासन व्यवस्था थी, उसमें भारतीय बहुत कम थे, क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता व क्षमता नहीं है। इसलिए इन्होंने सबसे पहली मांग ये उठाई कि जो ये शासन व्यवस्था है इसका भारतीयकरण होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें भारतीयों की नियुक्ति की जाए। इसके दो फायदे थे, एक तो महत्वपूर्ण पद भारतीयों के हाथ में आएंगे तो इसका मतलब उनके अंदर शासन करने की योग्यता है, तो जो अंग्रेज हैं उनकी ये बात निराधार साबित होगी कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि अभी जो ब्रिटिश अधिकारी है वो एक मोटी रकम अपने वेतन के रूप में लेते हैं और फिर उसे इंग्लैंड में भेजते हैं, तो जो भारतीय धन का पलायन हो रहा है वो भी रुकेगा, क्योंकि भारत के अधिकारी नियुक्त होंगे, भारत के अधिकारी जो प्रशासक बनेंगे तो भारत का जो वो वेतन प्राप्त करेंगे वो भारत में ही रहेगा, भारत का धन भारत में ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि उदारवादी युग में मांगे की गई, जो ये उदारवादी नेता थे, मध्यम मार्गी जो नेता थे, इन्होंने मांग की कि शासन व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए, अर्थात सरकार है और शासन है उसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं, विधान परिषद जो कानून वगैरह निर्माण का कार्य करती थी, तो जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ पर उनका गठन किया जाए। इसके अलावा सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए, जिससे कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जा सके, यानी जो सिविल सेवा परीक्षा है वो भारत में भी आयोजित की जाए। तो ये इनकी महत्वपूर्ण मांगे थी। आर्म्स एक्ट जो पढ़ा था हमने शुरुआत में, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, लोगों को अभिव्यक्ति व बोलने की आज़ादी दी जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। अभी है ना भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसके अलावा कुछ आर्थिक मुद्दे भी कांग्रेस के द्वारा अपने विभिन्न मंचों पर उठाए गए कि लगान कम किया जाए। उस दौरान हम देखते हैं कि लगातार अकाल पड़ रहा है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसके बावजूद भी अंग्रेज सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लगान उनके द्वारा वसूल किया जा रहा था, जिससे कि किसानों की दशा और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो कांग्रेस ने मांग की कि लगान कम करो, और जो ये आप फौजी खर्चा कर रहे हो, अपनी सेना पे इतना ज़्यादा जो खर्चा कर रहे हो, तो फौजी खर्चे को कम करो। इसके अलावा सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब अनुदान क्या होता है, जो सरकारी सहायता होती है उसे अनुदान कहा जाता है। तो कांग्रेस ने मांग की कि आप सिंचाई की सुविधा के लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दो। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ जो गंदा व्यवहार होता था उस व्यवहार को, साथ ही वन कानूनों की वजह से, हमने देखा था ना हमारे पूर्व के चैप्टर में क्या देखा था कि वन अधिनियम बना दिए गए थे, जिससे जो आदिवासी समूह थे उनके वनों पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो आदिवासी समूह थे, जो समुदाय थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी वजह से उठानी पड़ रही थी। तो कांग्रेस ने अपनी मीटिंग्स में, अपने अधिवेशन में इन सब बातों को उठाया कि आप नमक पे जो कर लगा हुआ है, नमक तो आम आदमी का भोजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आप नमक कर हटाओ, लगान जो इतना ज़्यादा उसकी दरें हैं तो वो दरें कम करो। इसके अलावा विदेशों में जो भारतीय मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप आवश्यक कार्रवाई करो। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो ये सभी बातें उठाई गई, उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि माना कि कांग्रेस की स्थापना शिक्षित वर्ग ने की, पढ़े लिखे उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने की, लेकिन ये किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं रही। स्थापना के वक्त हम देखते हैं कि इसने किसी औद्योगिक समूह या व्यावसायिक समूह का पक्ष नहीं लिया, बल्कि जो समाज के सभी वर्ग के लोग थे, समाज के जितने भी तबके थे, उन सब की मांगों को उठाया और उन सब की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि अपनी स्थापना से लेकर 20 वर्षों तक लगातार हम कहें 1905 तक कांग्रेस में मध्यम मार्गी नेताओं का दबदबा रहा, जिन्होंने अपने विचार उद्देश्य की दृष्टि से अनुनय विनय की राजनीति को अपनाया था। इसके बाद कांग्रेस में एक नए धड़े का प्रवेश होता है, जिनके क्रांतिकारी विचार थे, जिन्हें आमूल परिवर्तनवादी कहा जाता है, जो कि समाज में तुरंत परिवर्तन के पक्षधर थे। और इनमें महत्वपूर्ण नेता थे लाल बाल पाल, जो कि आगे चलकर गरम दल के नेता के नाम से जाने गए। यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय पंजाब से,
बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और विपिन चंद्र पाल बंगाल। तो ये महत्वपूर्ण जो तिकड़ी थी, ये गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे। इन्होंने मध्यम मार्गीय नेताओं की जो याचना की राजनीति थी, निवेदन की राजनीति थी, कि रिक्वेस्ट करके अपनी बात मनवाना अंग्रेज सरकार से, उसकी आलोचना की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत देश हमारा है, हमें याचना नहीं करनी है, हमें अपना अधिकार छीनकर लेना है। तो इन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर होने, स्वराज्य के लिए लड़ने की सलाह दी। ये जितने भी आमूल परिवर्तनवादी थे, ये अपने उद्देश्य और पद्धतियों को उसी के अनुरूप लेकर चलते थे, यानी इनके उद्देश्य, इनके साधन ये आमूल परिवर्तनवादी थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो स्पष्ट एक बहुत ही अच्छा नारा दिया और लोगों में जोश भर दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो हमने देखा कांग्रेस में दो धड़े हो जाते हैं। एक धड़ा है जो कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करता है और धीरे धीरे अंग्रेजों के सानिध्य में रहते हुए स्वशासन स्थापना का पक्षधर है, और दूसरा जो धड़ा है वो क्या कहता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग करता है। इसी दौरान एक और घटना घटती है 1905 में। प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए वायसराय कर्जन के द्वारा, है ना, जो लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि बंगाल बहुत बड़ा है, क्योंकि उस वक्त बिहार वाले कुछ क्षेत्र भी बंगाल में ही शामिल थे और प्रशासन करने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक उनका उद्देश्य था ना, उनका उद्देश्य था कि जो बंगाली राजनेता हैं, जो कि जिनका प्रभाव जनता पर बढ़ता जा रहा था, जनता जागरूक होती जा रही थी, तो उन बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की मांग आगे चलकर हुई ना, तो जो ये सांप्रदायिक मांग थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इसके जो बीज बोए गए ना, वो इस लॉर्ड कर्जन के ये बंगाल विभाजन का जो उनका निर्णय था, इस निर्णय के द्वारा बोए गए। क्योंकि वैसे तो इन्होंने क्या कहा आधिकारिक तौर पे कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रशासन करने में असुविधा हो रही है, लेकिन बाद में इन्होंने लोगों को ये कहा कि जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों का बाहुल्य रहेगा। इस तरह से इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में बरगलाने, फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत की। तो हम देखते हैं कि 1905 में प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर के वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय पूर्वी भागों को अलग कर दिया और बंगाल की जनता को बांट दिया। तो ये जनता को तो भनक होनी थी इनके स्वार्थ की, तो इसका काफ़ी आलोचना हुई। बड़े पैमाने पर जो बंग भंग है उसके विरोध में आंदोलन का संचालन किया गया और बंग भंग के विरोध में एक महत्वपूर्ण आंदोलन संचालित हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि 1911 में ये जो बंगाल विभाजन था, इसका आदेश रद्द करना पड़ा अंग्रेज सरकार को, क्योंकि इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। ठीक है, तो बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रभाव न केवल बंगाल पर पड़ा, कि बंगाल पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन का, लेकिन बंगाल के अलावा भी हम देखें ना तो देश के विभिन्न भागों में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि जो आंध्र के यहाँ पे साउथ में जो आंध्र के डेल्टाई इलाके थे, उनमें स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कि वहाँ पर भी वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ये चलाया गया था। तो हम देखते हैं जनता सक्रिय हो रही है, जनता अंग्रेजों के जो नीतियाँ हैं उनका विरोध कर रही है। स्वदेशी आंदोलन में देखें ना तो स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई गई, जितनी भी ब्रिटिश संस्थान थे, वस्तुएं थे, उनका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना पर बल दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की स्थापना पर भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। इसमें जो ये आमूल परिवर्तनवादी थे, जिनमें हमने अभी लाल बाल पाल देखा, और इनके अलावा भी बहुत सारे जो नेता थे, आमूल परिवर्तनवादियों में से कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों के पक्षधर थे। उनके अनुसार क्रांतिकारी गतिविधि, चाहे हिंसा का मार्ग अपनाया जाए, लेकिन ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक दिया जाए। तो हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण घटना, उसमें हमने देखा कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस में दो विचारधारा वाले लोगों का प्रवेश हो चुका है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बंगाल का विभाजन होता है, जनता उत्तेजित होती है और बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है मुस्लिम लीग का गठन। ये वही मुस्लिम लीग है जो कि बंग भंग का आगे चलकर समर्थन करती है, और ये जो मुस्लिम लीग है ये 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह के द्वारा स्थापित होती है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया, और ये जो मुस्लिम लीग है ये मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करती है कि हम मुस्लिम हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमें अलग से हमारा निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, अलग से हमें हमारे प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की जाए। तो हम तभी तो कहते हैं कि ये जो एक सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की शुरुआत की किसने की, लॉर्ड कर्जन ने की, है ना। और अभी ये देखो मुस्लिम लीग का गठन हो गया और मुस्लिम लीग के द्वारा ये मांग की जा रही है कि हमें मुसलमानों को पृथक से निर्वाचन मंडल, पृथक से जो आरक्षण प्रदान किया जाए।
तो 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया, ठीक है, तो 1909 में इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और परिषद में से कुछ सीटें मुसलमानों को उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई और इन मुसलमान जो उम्मीदवार हैं इनकी सीटें जो आरक्षित की गई, ये भी व्यवस्था की गई कि इन उम्मीदवारों को मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाएगा, ठीक है। इसमें मुसलमानों को जो पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो एक तरह से लड़ाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस, चूँकि विचारों के मध्य संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जो आमूल परिवर्तनवादी थे वो मध्यम मार्गी लोगों के साथ, जो मध्यम मार्गी नेता थे उनके साधनों में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार कि ये अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र ये भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लड़ करके हमारा हक पाना पड़ेगा, बहिष्कार करो, राष्ट्रीय शिक्षा अपनाओ, है ना। जबकि जो मध्यम मार्गी नेता थे वो इनके विचारों से सहमत नहीं थे। तो दोनों में इतनी ज़्यादा कटुता बढ़ गई कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभक्त हो गई। आगे चल के हम देखते हैं कि दिसंबर 1915 में कांग्रेस अपने संविधान में थोड़ा फेरबदल करती है और दोनों पक्ष सहमति दिखाते हैं कि फिर से एक होंगे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाते हैं। इसी के साथ जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग अभी तक अलग से जो मांग कर रही थी आरक्षण वगैरह की, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौता होता है और दोनों ही संगठन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत हो जाते हैं कि देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन करने के लिए दोनों ही मिलकर के काम करेंगी। तो अभी तक हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर विभाजन भी हो गया, फिर एकीकरण भी हो गया और फिर हम क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो कि 1906 में स्थापित हुई थी, तो 1916 के लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही साथ मिलकर कार्य करने के लिए समझौता करती हैं। इसके बाद बात करते हैं जन राष्ट्रवाद के उदय की, कि ये जो राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो रही थी, विभिन्न प्रकार के संगठन आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, तो ये जनता का आंदोलन किस तरह से बनता है, इसमें जनता कैसे इन्वॉल्व होती है, यानी जन राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है। 1919 के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जो ये संघर्ष चल रहा था, ये धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है। इसमें हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। महात्मा गांधी जी के आने के बाद आंदोलन जो यूं चल रहा था वो इस तरह से हो जाता है, मतलब भारतीय आंदोलन की बिल्कुल दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। तो गांधी जी को हम हमारे नेक्स्ट जो इसके सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि 1919 के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष ने धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, औद्योगिक मजदूर सब ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गए, आंदोलन से जुड़ने लग गए। तो अब हमने पहले क्या देखा था, असंतोष के कारण देखे थे, जिसमें हमने एक्ट के बारे में पढ़ा था कि आर्म्स एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, है ना, तो इल्बर्ट बिल था, तो इनके कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। अब ये ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि हमारा जो आंदोलन था वो जन आंदोलन का रूप ले रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था और इसमें 2 गुट थे। एक गुट में हम देखते हैं कि टर्की है, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य है, जर्मन साम्राज्य है, और दूसरी तरफ है इसमें ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसका भारत पर शासन था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका। तो इन शक्तियों के मध्य जो ये युद्ध लड़ा गया था, अब चूंकि ब्रिटेन की सरकार का भारत पर भी शासन है, इसलिए भारतीय सैनिक भी ले जाए जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए और भारतीयों का बहुत सारा पैसा युद्ध में खर्च किया जाता है। तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये देखिए। युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में बढ़ोतरी होती है और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफों पर कर बढ़ा दिए। यानी सरकार के जो सेना पर खर्चे बढ़ते जा रहे थे, अब उस बढ़ते हुए खर्चे को निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कर लगाने शुरू कर दिए और जो कर चलते आ रहे थे उनकी मात्रा में वृद्धि कर दी। व्यक्तिगत आय पे कर लगाने शुरू कर दिए, व्यवसायियों के मुनाफों पे कर लगाने शुरू कर दिए। इससे जनता में असंतोष की मात्रा और ज़्यादा बढ़ने लग गई। इसी के साथ ही जो सैनिक व्यय था उसमें बढ़ोतरी तो हो ही रही थी, साथ ही युद्धक आपूर्ति बढ़ने से युद्ध में यहाँ की वस्तुओं की आपूर्ति की जाने लग गई, तो जो दैनिक वस्तुएं थी, दैनिक जरूरतें की वस्तुएं थी, उनकी कीमत बढ़ने लग गई क्योंकि युद्ध में बहुत सारी वस्तुओं की आपूर्ति की गई तो भारतीय बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कमी हो गई, जिसके कारण उनकी कीमत बढ़ गई क्योंकि वस्तु का में मांग ज्यादा है तो कीमत तो बढ़ेगी। अब कीमत बढ़ गई जिससे आम आदमियों के लिए उन वस्तुओं को खरीद पाना संभव नहीं रहा, तो ये भी एक असंतोष का कारण
बना, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हालांकि एक ऐसा वर्ग था जिसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फायदा हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी थी, जैसे कि जूट के बोरे हैं, है ना, पटरियां हैं, कपड़े हैं, तो इनकी मांग बढ़ी। साथ ही प्रमुख देश थे वो युद्ध में उलझे हुए थे, तो भारत में जो आ रहा था माल, आयात हो रहा था, उसमें भी कमी आई। इसलिए भारतीय उद्योग धंधों को फलने फूलने का मौका मिला कि एक और तो औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, दूसरी ओर आयात भी नहीं हो रहा है, इसलिए भारतीय उद्योग धंधे फले फूले और भारत का जो औद्योगिक वर्ग था उसको लाभ हुआ। एक और हम प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखते हैं कि भारत से बहुत सारे सिपाही गांव से जबरन भर्ती किए गए, बहुत सारे लोग, और लड़ने के लिए अलग अलग विदेशी मोर्चों पर उनको भेज दिया गया। जब भारतीय सैनिक वापस अपने देश लौटे तो वो ये संदेश लेकर आए, वो ये शिक्षा लेकर आए कि ये जो उपनिवेशिक ताकतें हैं ये एशिया और अफ्रीका के देशों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही हैं, और इसलिए इन औपनिवेशिक ताकतों का विरोध करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब भारतीय सैनिक जो थे वो भी एकजुट होने लगे और भारत में विदेशी शासन का विरोध करने लगे। एक और घटना हम देखते हैं कि 1917 में रूसी क्रांति हुई, समाजवादी मॉडल की वहाँ पे स्थापना हुई, तो उसने भी यहाँ के जो किसान थे, औद्योगिक मजदूर थे, उनको प्रेरित किया। और हम देखते हैं कि देखते देखते हमारा जो ये आंदोलन था, राष्ट्रीय जो आंदोलन था, इसने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि गांधी जी का किस तरह से भारतीय राजनीति में आगमन होता है और महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का उनके द्वारा संचालन किया जाता है। धन्यवाद।